So, hello students. In last two lectures, we discussed about various things related to photons, and also we discussed something about theoretically of photoelectric effect. मतलब हमने उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप का एक्चुअल चर्चा नहीं किया, हमने बस इलेक्ट्रॉन का प्लेट पर गिरना और कब इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स का प्लेट पे मेटल पे गिरना और इलेक्ट्रॉन की क्या कंडीशंस होंगी बाहर निकलने की, ये सारी कंडीशंस डिस्कस की थी. ठीक है, हमने पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और मैक्सिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होनी चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है किसी मेटल से. तो अब एक्चुअली ये मैंने तो सिर्फ डायग्राम बनाकर आपको दिखाया था कि एक मेटल सरफेस पे फोटोन रेडिएशन गिरा और फिर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला. तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली कैसे ऑब्जर्व किया गया, मतलब ऐसा हमको दिखाई तो देता नहीं कि इलेक्ट्रॉन भाई इतनी एनर्जी से निकल रहा है कि हमने एनर्जी काउंट कर ली उसकी. तो एक्सपेरिमेंटली कैसे इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया वो आज हम पढ़ेंगे. तो मैंने आपको स्कीमेटिक डायग्राम इधर बना कर रखा है, मतलब किस तरीके से उन्होंने लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है ये. मैं ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए, ये एक एवैक्यूएटेड ट्यूब हमने लिया था, एवैक्यूएटेड ट्यूब है ना, मतलब वैक्यूम ट्यूब आप समझ सकते हैं इसको. और इसमें दो इलेक्ट्रोड हमने लगाए थे. इसमें से ये वाला जो है ये कलेक्टर प्लेट होती है, कलेक्टर प्लेट, या फिर आप इसको कैथोड बोल सकते हैं, और ये एमिटर प्लेट. ठीक है, और इसको आप एनोड बोल सकते हैं. अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक थोड़ी सी ओपनिंग हमने रखी है. ये पूरा का पूरा इवैक्यूएटेड है ना, जिससे एयर वगैरह का इन्फ्लुएंस ना हो ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रॉपर्ली यहाँ रीच कर पाएँ, वरना एयर वगैरह की वजह से हो सकता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वगैरह हो जाएंगे. इसलिए हमने इवैक्यूएटेड ट्यूब बनाई. फिर हमने यहाँ से क्या किया, एक थोड़ी सी ओपनिंग से हमने एक क्वार्ट्ज विंडो लगाई और वहाँ पर हमने एक सोर्स लगाया. ठीक है, तो सोर्स क्या करेगा, अपना रेडिएशन इस एमिटर प्लेट पे फॉल कराएगा और फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट होगा. ठीक है, ये नीचे का सेटअप मैंने क्या किया है, देखिए ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर. मतलब ये जो अरेंजमेंट है इतना, इसको हम बोलते हैं क्या, कम्यूटेटर. ठीक है, इस कम्यूटेटर का क्या काम होता है, ये पोलैरिटी बदलने के काम में आता है. देखिए अभी इनिशियली कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आप इस वाले वायर को इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो फिर ये वाला टर्मिनल देखिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये वायर इससे कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा. फिर आप चाहें तो इस वाले वायर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, और इस वाले वायर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं तो ये फिर नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये पोलैरिटी चेंज करने के काम में आता है. और दूसरी बात, ये मैंने नीचे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है, और ये सेटअप क्या किसके काम में आ रहा है, ये वेरिएबल बैटरी बनाएगा, है ना. इस स्लाइडर को आप मूव करा के इस वोल्टेज मतलब IR जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और मैंने यहाँ पर एक एमीटर लगाया हुआ है, माइक्रो एमीटर. ये स्मॉल अमाउंट का करंट मेजर कर सकता है, और यहाँ पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है वोल्टेज रीड करने के लिए. ठीक है, अब देखिए जो भी इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो माइक्रोमीटर रीड कर लेगा, इस सर्किट का ही करंट माइक्रोमीटर रीड करेगा. अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि एक मतलब मिनिमम मतलब जैसे एक मेटल सरफेस अगर हम लें तो इस पर जब फोटॉन्स फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, ये हमने अभी तक पढ़ा है ना. और इसकी एनर्जी अगर HF है और वर्क फंक्शन मान लीजिए HF0 है, मतलब फाई की वैल्यू ये है, तो हमने क्या पढ़ा, HF बराबर HF0 प्लस KE. ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंटल मतलब ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी, आइंस्टीन इक्वेशन. अब देखिए हुआ क्या, अब सपोज करिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब अगर हमने सोर्स से रेडिएशन फॉल कराना स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहली बात क्या देखी थी कि सोर्स जो एनर्जी फॉल करा रहा है दैट इज़ बेसिकली इंटेंसिटी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी. ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड
दिस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये डिपेंड करता है किस पे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन पे। लेकिन अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी हम भले ही कितनी वेरी करा दें, अगर इस उसका मतलब जो रेडिएशन हम फॉल करा रहे हैं, अगर उसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन उस रेडिएशन का अगर वर्क फंक्शन से कम हुआ तो हम भले ही इंटेंसिटी कितनी भी कर दें, एनर्जी फॉलिंग कितनी भी ज़्यादा कर दें, तब भी इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता है। लेकिन अगर सपोज़ करिए हमने वर्क फंक्शन से ज़्यादा रेडिएशन गिराया, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का रेडिएशन गिराया, तब अगर इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, देखिए सपोज़ करिए यहाँ पर मैंने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की, अभी प्रेजेंटली ये सर्किट कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो फिर जब आप इससे सोर्स से रेडिएशन फॉल कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। ठीक है, अब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन, हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन निकले या नहीं निकले। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अगर हम यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल कुछ लगा देंगे, सपोज़ करिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला जो स्विच है ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव साइन ले ले और ये नेगेटिव साइन ले ले सपोज़। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेने के लिए इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से, और इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होगी। अब उसके पास एनर्जी आएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्यों इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये ई का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो जब इनिशियली ज़ीरो वोल्टेज होगा तो करंट बहुत ना के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम कनेक्ट कर भी दें इन दोनों सर्किट को और इसका स्लाइडर एकदम यहाँ कर दें, मतलब नेट वोल्टेज ज़ीरो कर दें, सर्किट कंप्लीट करके, तो माइक्रोमीटर की रीडिंग एकदम मिनिमल होगी। ठीक है, फिर हम क्या करें, हम इसका पॉजिटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज है, मतलब इसका वोल्टेज जीरो से थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली राइज कराएं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली राइज कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, सारे के सारे नहीं अट्रैक्ट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे और कुछ हो सकता है नहीं अट्रैक्ट हो पाए, उनकी एनर्जी इतनी नहीं होगी कि वो यहाँ तक आ पाए। ठीक है, समझ में आया। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल और ज़्यादा राइज कराते जाएंगे। पोटेंशियल और ज़्यादा राइज कराएंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे। ऐसे इस प्रोसेस को हम करते रहेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर कैथोड पर कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्टर प्लेट पर। ठीक है, तो शुरुआत में क्या था, ज़ीरो वोल्टेज था, तो एकदम मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा था। फिर हमने पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इंक्रीज़ कराया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कलेक्टर प्लेट पर कलेक्ट हो रही थी वो इंक्रीज़ होने लगी और माइक्रोमीटर में रीडिंग इंक्रीज़ होने लगी। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम इंक्रीज़ कराते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम एमिटर प्लेट विल बी कलेक्टेड एट कलेक्टर प्लेट। ठीक है, तो अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं, देखिए सबसे पहले मैं इंटेंसिटी वर्सेस, ये मान लीजिए इस एक्सिस पे मैं करंट बना रहा हूँ। ठीक है, और इस एक्सिस पे सपोज करिए मैं वोल्टेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने नेगेटिव पोटेंशियल की बात नहीं की है, मैं पूरा ग्राफ एक बार में बनाया मैंने। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो जिस समय पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है उस समय पे एकदम नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये बहुत कम अमाउंट का करंट होता है। और फिर आप जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फिर करंट की वैल्यू बढ़ती है और एक समय पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो वैल्यू कांस्टेंट हुई है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, आई सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन करंट।
सैचुरेशन करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट अ फिक्स्ड इंटेंसिटी in a circuit is known as saturation current. ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आपको? मतलब एक समय पर इतना ज़्यादा अगर हम पोटेंशियल कर दें कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी उधर से एजेक्ट हो रहे थे वो सारे के सारे कलेक्टर प्लेट पर कलेक्ट हो जाए, तो उस समय जो करंट की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। फिर आप वोल्टेज की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दीजिए उससे ज़्यादा, ठीक है, जब सैचुरेशन करंट जिस वोल्टेज पर रीच हो गया, मान लीजिए इस वैल्यू पर ये रीच हो गया V1 पे, तो या फिर आप इसको VS बोल दीजिए, V सैचुरेशन, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप वोल्टेज राइज कराते हैं तो करंट की वैल्यू उतनी ही रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया, कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इंटेंसिटी वेरी कराते हैं, अभी हमने इंटेंसिटी फिक्स रखी है ना, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे ग्राफ हमें ये मिला। अब देखिए इंटेंसिटी क्या रोल प्ले करेगी। इंटेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो इसमें से निकलेंगे उसको बढ़ाएगी, है ना। इंटेंसिटी से आप क्या समझ सकते हैं? अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो आपको क्या समझ में आया? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आपने नंबर ऑफ फोटोन्स जो फॉल कर रहे थे उसकी संख्या बढ़ा दी, है ना। कितने फोटोन्स स्ट्राइक करेंगे प्लेट को, वो उसका नंबर आपने राइज करा दिया। तो अगर फोटोन्स का नंबर राइज हो गया तो कोलिजन का नंबर राइज हो जाएगा, और कोलिजन का नंबर राइज होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो पोटेंशियल फिर राइज कराने पर हमको सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। समझ आया? तो फिर अगर आप ये मान लीजिए I1 इंटेंसिटी पे आपने बनाया है, तो अगर आप मान लीजिए ग्रेटर इंटेंसिटी पे बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर लोअर इंटेंसिटी पे बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ये I2 है, ये I3 है, तो आप बोल सकते हैं I3 इज़ ग्रेटर देन I1 इज़ ग्रेटर देन I2। समझ आया? तो इंटेंसिटी बेसिकली किस पर, इंटेंसिटी क्या इफेक्ट करती है? वो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ाती है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर ली, अब हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। अगर मान लीजिए कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल जीरो से पॉजिटिव ना करा के जीरो से नेगेटिव कराएं, तब क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टडी दैट नाउ। अब सपोज करिए इसका पोटेंशियल हमने मान लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसका पोटेंशियल मैं नेगेटिव करा रहा हूँ और इसका पॉजिटिव करा रहा हूँ। मतलब इस कनेक्शन को अभी हमने इससे कनेक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन को इससे कनेक्ट करेंगे और इस कनेक्शन को इससे कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये जब इससे कनेक्ट होगा, ये वाला वायर देखिए, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, और इस वाले वायर को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पोलैरिटी चेंज कर दी। अब देखिए क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो किस साइड होगा, इस तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, उन पर फोर्स किधर लगेगा, उन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ आया? तो अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फिर जो कि मतलब जो कलेक्टर प्लेट है, जैसे जैसे आप उसका नेगेटिव पोटेंशियल राइज कराएंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं, मैंने जो अभी ग्राफ बनाया था वो कुछ इस तरीके का बनाया था। तो नेगेटिव पोटेंशियल जैसे जैसे राइज करता है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। और
एक टाइम ऐसा आता है, मतलब एक पोटेंशियल ऐसा आता है जिस पर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बी स्टॉपिंग या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल at which no current flows in the circuit is known as stopping potential। ठीक है, अब देखिए आपको इतना तो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से है, हमने इसको पॉजिटिव बनाया हुआ है, इसको नेगेटिव बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जाने की टेंडेंसी इधर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस साइड में, लेकिन उस पर फोर्स लग रहा है इधर, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिटार्ड करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ, आप इसको एनर्जी के टर्म्स में समझ के देखिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब सपोज़ करिए आपने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव किया, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है, मतलब इधर से इधर मूव करता है, तो उसकी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, तो फिर यहाँ पर उस पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती है ना। पोटेंशियल एनर्जी राइजेस यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से हो रही है? इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जब तक जो है पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी अगर यहाँ आकर अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो कर लेते हैं, तो फिर हम बोल रहे हैं कि करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। कैसे? क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का चांस ज़्यादा है यहाँ तक पहुँचने का। अगर वो भी नहीं यहाँ पर पहुँच पाए तो हम बोल सकते हैं कि करंट हैज़ स्टॉप्ड इन द सर्किट, या फिर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में। तो KE मैक्स एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाना चाहिए? EVS के। ठीक है, मतलब जितना भी नेगेटिव राइज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो सारा का सारा कहाँ से आना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी मैक्स से। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर इसमें कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे कि करंट हैज स्टॉप्ड। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अब देखिए KE मैक्स जो है ये किसके बराबर मैं बोल रहा हूँ? EVS। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर होती है? ये आप जानते हैं किसके बराबर होता है? HF माइनस HF नॉट। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं HC 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये EVS के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं VS इज इक्वल्स टू HC/E λ माइनस HC/E λ नॉट। ठीक है, तो अगर आप VS वर्सेस 1/λ का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। देखिए किस तरीके से आएगा। देखिए इसका स्लोप तो पॉजिटिव है। क्या है स्लोप? HC/E। स्लोप इज HC/E और y इंटरसेप्ट क्या है? माइनस HC/E λ नॉट। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए पोटेंशियल
इस तरीके से ग्राफ आएगा इसका, है ना। ये मैं बना रहा हूँ VS वर्सेस 1/λ। अब लैम्डा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए मैंने नेगेटिव एक्सेस से नहीं बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब देखिए ये किसी भी मेटल के लिए हो, तो अगर मेटल हम चेंज करते हैं तो बेसिकली चेंज क्या होगा, मान लीजिए एक मेटल लिया आपने तो उसके लिए ग्राफ ये आया। अगर आप मेटल की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, मतलब मेटल दूसरा लेते हैं, तो फिर चेंज किस में आएगा, बेसिकली लैम्डा नॉट में चेंज आएगा, वर्क फंक्शन में ही चेंज आएगा। तो बेसिकली उसका चेंज क्या होगा, स्लोप चेंज होगा या फिर सी चेंज होगा। एक्चुअली स्लोप चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें पूरा का पूरा इंटेंसिटी, मतलब सॉरी, जो आप सोर्स से जो आप फोटोन्स भेज रहे हैं उसकी एनर्जी पर रोल है, तो स्लोप चेंज नहीं होने वाला है, वाई इंटरसेप्ट चेंज होगा क्योंकि जो वर्क फंक्शन है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लैम्डा नॉट, ठीक है। तो फिर जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, वाई इंटरसेप्ट में। तो फिर अगर आप डिफरेंट मेटल्स के लिए ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे मेटल जिनका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिनका वर्क फंक्शन सब, अगर मान लीजिए आपको 3 ग्राफ दिए गए A, B एंड C, आपसे पूछा जाए कि फाई A, फाई B और फाई C, इन तीनों को ऑर्डर में लगाइए किसका वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसका ये वैल्यू वाई इंटरसेप्ट सबसे ज़्यादा होगा उसका सब वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा है। तो फिर ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट, तो जिसका ये लेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका जो है वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा है। तो आप बोल सकते हैं फाई C इज़ ग्रेटर देन फाई B इज़ ग्रेटर देन फाई A, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी कैलकुलेशंस ऑलरेडी हम सारी की सारी कर चुके हैं, मैथमेटिक्स जो इसमें इन्वॉल्व थी वो हम सारा का सारा कर लिया है। बस आज के दिन मैंने 2 ग्राफ डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज़ करंट वर्सेस पोटेंशियल एंड वी डिस्कस अबाउट पॉजिटिव राइज इन पोटेंशियल एंड नेगेटिव राइज इन पोटेंशियल, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस ग्राफ VS वर्सेस 1/λ। आप इसको VS वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी बना सकते थे, ठीक है। अगर आप यहीं पे तो H/E स्लोप हो जाता, फ्रीक्वेंसी का भी ऐसा ही ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।